हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑप्ट्यूसेस। आज के इस वीडियो में हम दो चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं, दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़। पहली तो है नॉर्मलाइजेशन, जो कि आपके रिज़ल्ट में होने वाली है, नॉर्मलाइजेशन। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, डेप्रीवेशन पॉइंट, जो कि जेएनयू में दिया जाता है। हालांकि इस पर हम लोगों ने पहले बात किया है, लेकिन समहाउ कुछ लोगों को लगता है कि एक बार फिर से इस पर बात होनी चाहिए। सो वी आर हियर फॉर यू। तो नॉर्मलाइजेशन और डिप्रीवेशन पॉइंट पे बात होने जा रही है। ये आपको जेएनयू में प्रोवाइड किया जाता है और नॉर्मलाइजेशन जो होगा वो आपके रिजल्ट में होगा। तो ये कैसे होगा, क्या होगा, कैसे रिजल्ट प्रिपेयर होगा, डिप्रीवेशन पॉइंट क्या होते हैं, कहाँ पर ये ऐड होंगे, ये सारी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से लेंगे। वीडियो को शुरू होने से पहले जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप सब्सक्राइब किए रखेंगे तो ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ड्यूरिंग काउंसलिंग आप तक समय के साथ पहुंचती रहेगी। और हमें भी अच्छा लगता है जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, और इस तरीके से हमारी जो कम्युनिटी बढ़ती है वो हमें बहुत ही अच्छा लगता है, हमें मोटिवेट करता है इसी तरीके से। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आई होप अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया होगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जानना है कि नॉर्मलाइजेशन की ज़रूरत पड़ी ही क्यों। सबसे पहले हमें तो ये जानना है, इस तो हमें समझ में आएगा कि नॉर्मलाइजेशन किया कैसे जा रहा है। तो होता क्या है कि मल्टी सेशनल पेपर हो रहे हैं। आप सभी लोग को ये पता है कि जैसे मान लीजिए इकोनॉमिक्स का पेपर हुआ, एमए इकोनॉमिक्स का, तो वो आपका कई शिफ्ट में हुआ। तो इसलिए हर शिफ्ट में ज़रूरी नहीं कि पेपर जो है वो सेम आए। कुछ शिफ्ट में पेपर जो है वो आपका टफ़ होता है और कुछ शिफ्ट में पेपर आपका इजी होता है। अब ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तो इसलिए कुछ पेपर उसमें हो सकता है कोई स्टूडेंट इस टफ़र साइड में पड़ जाए, उसका नंबर कम आ जाए, कोई स्टूडेंट इजी साइड में चला जाए और उसका अच्छा नंबर आ जाए। तो ये इक्वलिटी नहीं होगी। तो इन चीज़ों को इक्वल बनाने के लिए नॉर्मलाइजेशन का एक प्रक्रिया है जिसे CUET में यूज़ किया जा रहा है। तो नॉर्मलाइजेशन जो है वो आपका होता है बेस्ड ऑन परसेंटाइल स्कोर। आपके परसेंटाइल स्कोर के बेस पे आपका नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। अब परसेंटाइल स्कोर ही सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। तो वो क्या होता है ये देखते हैं। NTA जो है, जितने भी मल्टी सेशनल पेपर होते हैं जो कई सेशन में हो रहे होते हैं, उसमें एक इक्वलिटी लाने के लिए आपको ये परसेंटाइल इक्विवेलेंस को यूज़ करता है। तो परसेंटाइल क्या है? परसेंटाइल स्कोर जो होता है वो रिलेटिव परफॉर्मेंस को शो करता है। अगर मैं बात करूँ, अब आपको लग रहा होगा कि ये रिलेटिव परफॉर्मेंस क्या है। तो रिलेटिव परफॉर्मेंस ये होती है, इसमें जो टॉपर होता है उसको हम असाइन कर देते हैं 100 मार्क्स, यानी 100 परसेंटाइल। उसके बाद बाकी स्टूडेंट्स को इसी के रिलेटिव में परसेंटाइल दे देते हैं। तो ये परसेंटाइल जो होता है एक स्कोर दे देते हैं। ये परसेंटाइल 0 से लेके 100 के बीच में लाई करता है। तो आपको ये भी समझ में आएगा कि परसेंटाइल कहाँ से कहाँ तक होता है। अब परसेंटाइल निकालते कैसे हैं, लेकिन उससे ही पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट, परसेंटाइल का मतलब क्या होता है। तो परसेंटाइल का मतलब होता है, जैसे कहा जाए कि आप पाए हुए हैं मान लीजिए 85 परसेंटाइल। मैं एग्जांपल से बता रहा हूँ, 85 परसेंटाइल आपका मार्क्स आया है। दैट मीन्स आपका जो मार्क्स है, जितना आपने नंबर पाया है, जो आपकी रैंक है, स्पेशली इस मार्क्स पे जो आपकी रैंक बनी हुई है, वो ज़्यादा है या इक्वल है इससे कम मार्क्स या रैंक के बच्चों से। मतलब आप इतने लोगों से आगे हैं। ठीक है, आपको ये जानना है। मतलब सीधे सीधे बातों में अगर हम बात बोलें तो आप 85% स्टूडेंट्स जो वहाँ पर पार्टिसिपेट किए उनसे या तो ज़्यादा मार्क्स पाए हैं या उनमें से जो 85 पे होगा उसके इक्वल पाए हैं। तो मतलब आप समझ गए होंगे कि 85 का मतलब क्या है, कि आप 0 से लेके 85 के बीच में जितने स्टूडेंट हैं, 85% लोगों से ज़्यादा आप मार्क्स पाए हुए हैं। तो ये होता है 85 का मतलब। इंग्लिश में अगर बोलें तो परसेंटाइल स्कोर्स indicates the percentage of candidate that have scored equal or below that particular percentile in that exam. तो 85% कैंडिडेट, जैसे हमने एग्जांपल लिया था, तो इसका मतलब हो जाएगा कि 85% कैंडिडेट हैव स्कोर्ड इक्वल या इसके बिलो इन दैट पर्टिकुलर एग्ज़ाम। तो इसका मतलब ये होता है कि 85% लोग या तो आपके बराबर स्कोर किए हैं या आपसे कम स्कोर किए हैं। तो टॉपर जो है वो हमेशा 100% पर रहता है। कैसे कैलकुलेट करते हैं अब ये देख लेते हैं एक बार। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम करते हैं कि नंबर ऑफ कैंडिडेट जिनके मार्क्स इक्वल हैं या लेस हैं, रॉ मार्क्स, ठीक है, नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर्ड, और उनके जो है रॉ मार्क्स
या तो इक्वल हैं या लेस देन हैं समथिंग टी मार्क्स के, जो भी आपका नंबर दिया गया है, जो भी कैंडिडेट नंबर पाया है, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट इन दैट शिफ्ट, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट इन दैट शिफ्ट इंटू 100। मान लीजिए आप अपना मार्क्स निकालना चाह रहे हैं, अपना परसेंटाइल, तो आप अपना रखेंगे नंबर, जो भी नंबर आपका होगा वो इंटू कितने कैंडिडेट हैं जो इस नंबर से इक्वल हैं या इससे कम हैं, डिवाइडेड बाई कितने कैंडिडेट उस पर्टिकुलर समय में, मतलब उस पर्टिकुलर सेशन में पार्टिसिपेट किए थे एग्ज़ाम में, फिर आपको मिल जाएगा परसेंटाइल स्कोर। तो आपको समझ में आ गया होगा कि परसेंटाइल कैसे निकालते हैं। अब इन्होंने किया क्या है, चूँकि पेपर कई शिफ्ट में हो रहे हैं, तो हर शिफ्ट को ये असाइन करेंगे एक टॉपर, शिफ्ट को असाइन करेंगे एक टॉपर, जिसका होएगा जो इस शिफ्ट में जैसे सबसे ज़्यादा नंबर मान लीजिए शिफ्ट 1 में जिसके रहेंगे उसको दे देंगे हम 100। शिफ्ट 2 में मान लीजिए जिसके भी सबसे ज़्यादा मार्क्स रहे वो पा गया 100। अब शिफ्ट 1 के सारे स्टूडेंट इसके बेसिस पे कि ये कितने नंबर पर 100 हुआ था, इसके बेसिस पे सबकी परसेंटाइल बनेगी, और शिफ्ट 2 में इस टॉपर के मार्क्स के बेसिस पे सबकी परसेंटाइल तय की जाएगी, और उसके बाद दोनों को कंबाइन कर दिया जाएगा, तो कंबाइन मेरिट लिस्ट बन जाएगी। अब इसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस चूँकि आए, इसलिए एनटीए क्या करेगा, परसेंटाइल स्कोर को 7 डेसिमल पॉइंट्स तक कैलकुलेट करने वाला है। तो अभी आपको समझ में आ गया कि परसेंटाइल स्कोर कैलकुलेट कैसे करते हैं, और इसी परसेंटाइल स्कोर को नॉर्मलाइज स्कोर बोलेंगे, और जिसका यूज़ मेरिट लिस्ट में होएगा। और ये एनटीए जो है वो 7 डिजिट, मतलब पॉइंट के बाद 7 डिजिट यूज़ करेगा, जिससे कोई इसमें सिमिलरिटी ना आए, रैंक जो है वो क्लियर बने। तो वो निकालना आपको आ गया, परसेंटाइल निकालना आपने सीख लिया इस फॉर्मूले का यूज़ करके। साथ ही आपने जान लिया कि हर शिफ्ट का एक टॉपर होएगा जिसको 100 परसेंटाइल मिलेगा, और उसके रिस्पेक्ट में उस शिफ्ट के बाकी स्टूडेंट्स को नंबर मिलेंगे, उस परसेंटाइल मिलेंगे उसके नंबर के रिस्पेक्ट में। और फिर मान लीजिए जो दूसरा शिफ्ट रहा है उसका टॉपर को उसके मार्क्स के हिसाब से उसको 100 परसेंटाइल, और बाकियों को उसके रिस्पेक्ट में परसेंटाइल अलॉट कर दिया जाएगा। तो ये है परसेंटाइल की बात। तो बेसिकली आपका जो रिज़ल्ट है वो क्या होएगा, एक तो रॉय स्कोर आएगा आपका, और फिर आपका परसेंटाइल स्कोर ऑफ टोटल रॉय स्कोर आएगा, तो परसेंटाइल स्कोर आएगा। तो परसेंटाइल स्कोर का यहाँ एक और फार्मूला, वही फार्मूला लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से एनटीए जो है वो इक्वलिटी प्रोवाइड करने जा रहा है। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि परसेंटाइल स्कोर बनेगा कैसे। तो आपका रिजल्ट जो एक रॉय स्कोर आएगा और एक परसेंटाइल स्कोर आएगा। तो परसेंटाइल स्कोर समझने के बाद अब चलते हैं जेएनयू के डेप्रीवेशन पॉइंट को समझने। तो डेप्रीवेशन पॉइंट क्या है, ये देखिए यहाँ पे लिखा है अप टू 12 पॉइंट्स आर गिवन टू द कैंडिडेट ऑफ फॉलोइंग कैटेगरी। कुछ कैटेगरीज इन्होंने डिसाइड किए हैं जिसमें मैक्सिमम 12 पॉइंट्स जो हैं वो अलॉट किए जाते हैं। ये क्यों किए जाते हैं, जिससे सिर्फ एजुकेशन क्वालिफिकेशन ही किसी के एंट्रेंस का मैटर ना बने कि केवल जो एजुकेशन में तेज़ है वही जेएनयू में जाए, बल्कि आप किस बैकग्राउंड से आते हैं, क्या आपकी कंडीशन रही है, आपने 10th 12th कैसे पढ़ा, किस बैकग्राउंड पे पढ़ा, ये सारी चीज़ें जो हैं वो डिसाइड करती हैं। उसके बेसिस पे आपको कुछ और नंबर दिए जाते हैं, जिससे हर तरह के बैकग्राउंड के लोग जो है वो जेएनयू तक पहुंच पाएँ। ये एक तरह से इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको मिलती रहे, इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाए। तो उसके बेसिस पे कुछ नंबर्स होते हैं जो ऐड होते हैं आपके परसेंटाइल स्कोर पर। जो भी आपका परसेंटाइल स्कोर होएगा, ध्यान दीजिएगा, जो भी आपका परसेंटाइल स्कोर होएगा उसमें ये नंबर जाके ऐड होंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपने जो नंबर पाया, आपका परसेंटाइल जो भी बना, उसमें ये नंबर ऐड हो जाएंगे, और ये ऐड होके उसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे। तो चलिए देखते हैं कितने नंबर हैं और कहाँ कहाँ कैसे कैसे ऐड होते हैं। तो जेएनयू करता क्या है, ये बेसिकली आप जिस डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं उनको कुछ क्राइटेरिया पे क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 2 में रखता है। अगर आप 10th और यूजी दोनों क्वार्टाइल 1 से किए हैं तो आपको 6 नंबर मिलते हैं। अगर आप यूजी के लिए एडमिशन ले रहे हैं, आपने 10th और 12th क्वार्टाइल 1 से किया है, तो आपको 6 डेप्रीवेशन पॉइंट आपके रिजल्ट में ऐड होते हैं। अगर आप पीजी के लिए ले रहे हैं और 10th और 12th आपने क्वार्टाइल 1 डिस्ट्रिक्ट में पढ़ने वाले स्कूल से किया है तो 3, और अगर यूजी भी आपने क्वार्टाइल 1 डिस्ट्रिक्ट से किया है तो 3 मार्क्स आपके ऐड हो जाते हैं। उसी तरीके से अगर आपने यूजी किया हुआ है क्वार्टाइल 2 से, यूजी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और क्वार्टाइल 2 से बिलोंग करते हैं 10th और 12th में, तो आपके 4 मार्क्स बनते हैं। और अगर आप पीजी में एडमिशन ले रहे हैं और क्वार्टाइल
2 से बिलोंग कर रहे हैं तो 10th और 12th में 2 मार्क्स और यूजी में भी 2 मार्क्स आपको ऐड होते हैं। साथ ही कुछ और चीज़ें देख लें, अगर आप कुछ कॉम्बिनेशंस हैं यहाँ पे, अगर आप 10th क्वार्टाइल 1 से किए हैं, 12th भी क्वार्टाइल 1 से किए हैं तो आपको बेनिफिट ऑफ क्वार्टाइल 1 मिलेगा। 10th क्वार्टाइल 1 से है, 12th क्वार्टाइल 2 से है तो बेनिफिट क्वार्टाइल 1 का मिलेगा। 10th क्वार्टाइल 2 से है, 12th क्वार्टाइल 1 का है तो बेनिफिट क्वार्टाइल 1 का मिलेगा। और अगर 10th क्वार्टाइल 2 से है, 12th भी क्वार्टाइल 2 से है तो बेनिफिट आपको क्वार्टाइल 2 का मिलेगा। तो बेसिकली अगर आपका 10th और 12th दोनों क्वार्टाइल 2 से है तभी आप क्वार्टाइल 2 में के नंबर आपको मिलेंगे, अदरवाइज आपको क्वार्टाइल 1 का बेनिफिट मिलेगा। पहली चीज़ तो ये है इंपॉर्टेंट। अब ये क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 2 है किस बेसिस पे? परसेंटेज ऑफ फीमेल लिटरेसी, परसेंटेज ऑफ एग्रीकल्चर वर्कर, परसेंटेज ऑफ रूरल पॉपुलेशन और परसेंटेज ऑफ हाउस होल्ड हैविंग नो लैट्रिन विद इन द प्रेमाइसेस। ये सेंसस ऑफ 2011 के बेसिस पर ये यहाँ पर क्वार्टाइल डिसाइड किया जाता है। तो ये तरीका है जो क्वार्टाइल ये डिसाइड करते हैं, आपको हमने बताया। साथ ही एक और चीज़ क्या है, जितने भी कश्मीरी हैं, कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं, उनको 5 डिप्रीवेशन पॉइंट दिए जाते हैं। सारी फीमेल ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स को भी आपको दिए जाते हैं। अगर SC ST OBC PWD से हैं, चाहे किसी भी क्वार्टाइल से हैं तो 7 पॉइंट्स। अदर कैंडिडेट UR के अतिरिक्त उन्हें 5 डिप्रीवेशन पॉइंट्स यहाँ पर दिए जाते हैं। तो आई होप आपको डिप्रीवेशन पॉइंट समझ में आ गया होगा, आप लोगों को नॉर्मलाइजेशन भी समझ में आ गया होगा। तो फिर वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। कोई क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर रखिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। धन्यवाद।